Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम पढ़ेंगे फाइबर यानी कि रेसे और फैब्रिक यानी कि कपड़े। फाइबर से हम कपड़े कैसे बनाते हैं तो इसी के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमको कौन कौन सी टॉपिक कवर करने हैं। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कॉटन फाइबर, process of making fabric from cotton, jute fiber, process of making fabric from jute, activities of weaving and knitting, history of clothing material। तो ये सारे टॉपिक जो है हमको कवर करने हैं, पर हम एक वीडियो में नहीं कर पाएंगे, इस वजह से हमको 2-3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर से। फाइबर, ऑल दिस फैब्रिक आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि ये जो फैब्रिक है हमको बनाने के लिए फाइबर हमको कौन कौन चीज़ों से मिलता है। प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है और आर्टिफिशियली हम बनाते हैं। तो पहले हमको फाइबर मिलते हैं, उन फाइबर से हम फैब्रिक बनाते हैं। तो फाइबर हमको 3 चीज़ों से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से और आर्टिफिशियली। टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर कैन बी 2 टाइप्स। जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट नेचुरल और सेकंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, इनके बारे में समझते हैं। नेचुरल फाइबर, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल फाइबर। वो फाइबर जो कि हमको प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। फाइबर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, जो हमको प्लांट से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं प्लांट्स फाइबर। फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमल्स फाइबर। प्लांट फाइबर के एग्जांपल हैं कॉटन एंड जूट, और एनिमल फाइबर के एग्जांपल हैं सिल्क, लेदर एंड वुल। सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। It is man-made fibers. Most of them are prepared from raw material petroleum called as petrochemicals. ये man-made fibers होते हैं क्योंकि ये हमने बनाए हैं। ये नेचुरली आपको किसी प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता है। हमने इसमें कुछ रिएक्शन की और हमने इसको बना दिया आर्टिफिशियली, इसलिए सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जाता है। ये पेट्रोलियम रॉ मटेरियल की मदद से बनते हैं जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर। आपने देखा होगा कि ये जो कॉटन होते हैं उनमें अब ये सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं जिससे थोड़ी शाइनिंग आ जाती है। जो नेचुरल कॉटन होता है उसमें शाइन नहीं होती है, बट अब क्या करते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स को और नेचुरल फाइबर को दोनों को मिक्स कर देते हैं। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ फाइबर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉटन फाइबर क्या होता है। हमारी 6th क्लास की बुक में सिर्फ प्लांट से मिलने वाले जो हम फाइबर होते हैं उसी के बारे में दिया हुआ है, एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स के बारे में नहीं बताया हुआ। तो उसमें भी जो प्लांट से मिलने वाले फाइबर होते हैं उनमें 2 ही फेमस हैं ज़्यादा, जो हैं कॉटन और जूट, जिसके बारे में आपकी बुक में दे रखा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन, कि कॉटन हमें कहाँ से मिलती है और कौन से टेम्परेचर में हम इसको उगा सकते हैं, इसकी फार्मिंग कैसे होती है, इस सब के बारे में। तो कॉटन का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मोस्टली समर्स में जो हम कपड़े पहनते हैं वो कॉटन के ही होते हैं, जैसे शर्ट्स, पैंट्स, और जो बेडशीट होती है हमारी वो भी कॉटन की होती हैं। जो कॉटन्स के कपड़े होते हैं उसमें से जो हवा होती है वो आसानी से आर पार हो जाती है, इसलिए हम इसको गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा पहनते हैं। और कॉटन का यूज़ हम मेडिकल में भी करते हैं, जैसे जो हमारी पट्टी होती है वो भी कॉटन की होती है, और जब किसी के चोट लग जाती है तब भी हम कॉटन का यूज़ करते हैं, तो मेडिकल लाइन में भी यूज़ होता है। और जो हिंदू लोग होते हैं वो भी दिया जलाने के लिए इस कॉटन का यूज़ करते हैं। तो कॉटन का यूज़ जो है अधिक मात्रा में होता है सारी जगह पर, इसलिए इसकी जो फार्मिंग होती है वो भी अधिक मात्रा में होती है। पर जो हम कपड़ों के लिए जो हम कॉटन यूज़ करते हैं उसमें कुछ प्रोसेस होती है, लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं पहले, तब हम कपड़ों को बनाते हैं। और कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सोर्स, जो कॉटन का सोर्स होता है वो होता है कॉटन प्लांट। तो कॉटन हमको किससे मिलती है, कॉटन प्लांट से मिलती है।
It is grown in the field, a cotton field that is ready for picking. It looks like a field covered with snow. The fruit of the cotton plant, cotton balls, are about the size of lemon. After maturing, the balls burst open. The seed covered with cotton fiber can be seen. जब कॉटन ग्रो हो जाती है, मतलब जब हम उसे पिक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्लांट से, तब वो फील्ड में ऐसा लगता है जैसे कि पूरे फील्ड में स्नो बिछी हुई हो। बहुत सुंदर लगता है। जो फ्रूट होता है प्लांट का, जिसको आप कॉटन बॉल्स भी कहते हो, कॉटन जो मिलता है वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है, इसलिए उसमें जो कॉटन होती है उसके अंदर सीड्स भी होते हैं। कॉटन के प्लांट में होते हैं येलो कलर के फ्लावर, और उस फ्लावर में नीचे की तरफ एक बल्ब जैसा होता है, जो जब वह पूप होता है यानी कि खुलता है, तब उसमें इस तरीके के कॉटन लगे होते हैं। जब ये ग्रो हो जाता है तो फार्मर इसको हैंड पिकिंग से पिक करते हैं और मशीन द्वारा या फिर हैंड डिवाइस द्वारा सीड को अलग करते हैं। सॉइल, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। जब हम कॉटन प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसकी जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी होनी चाहिए, और किसी मिट्टी में ये ग्रो नहीं होता। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो मॉइस्ट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ये ठंडा होगा या मॉइस्ट होगा तो उससे क्या होता है, कॉटन ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ड्राई क्लाइमेट चलेगा और वार्म क्लाइमेट, और किसी भी क्लाइमेट में ये ग्रो नहीं होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं जो इनको अधिक मात्रा में ग्रो करती हैं। स्टेट्स इन इंडिया वेयर कॉटन ग्रो। कौन कौन सी स्टेट होती हैं जहाँ पर कॉटन ग्रो होती है? तो फर्स्ट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसको हम नॉर्थन जोन भी बोलते हैं। इसमें 3 स्टेट्स आती हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जिसमें कि कॉटन ग्रो होती है। और इन तीनों में भी सबसे अधिक मात्रा में हरियाणा में कॉटन ग्रो करी जाती है। सेकंड है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, ये सेंट्रल जोन में आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में गुजरात में करी जाती है। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये साउथर्न जोन में आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा मात्रा में आंध्र प्रदेश में होती है। तो आपको तीनों जोन याद रखने हैं, नॉर्थर्न जोन, सेंट्रल जोन और साउथर्न जोन, और इसमें कौन कौन सी स्टेट्स आ रही हैं वो भी याद रखनी है, और किसमें सबसे मात्रा में ग्रो हो रहा है वो भी याद रखना है। तो नॉर्थर्न जोन में सबसे ज़्यादा हरियाणा में होती हैं ग्रो, और सेंट्रल जोन में गुजरात में ग्रो होती हैं, और साउथर्न जोन में आंध्र प्रदेश में ग्रो होती हैं। बिसाइड कॉटन इज़ ऑल्सो ग्रोन इन उड़ीसा, और कुछ मात्रा में जो कॉटन है वो उड़ीसा में भी ग्रो की जाती है। अब हम पढ़ते हैं गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? देखो, हमने कॉटन को ग्रो कर लिया, उसको पिकडअप कर लिया। अब पिकडअप करने के बाद क्या होता है, गिनिंग प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा कॉटन के अंदर से सीड्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग प्रोसेस। यह डायग्राम, जब आपकी कॉटन्स ग्रो हो जाती हैं तो वो इस टाइप से दिखती हैं, जैसे कि पूरे फील्ड पर स्नो बिछा दी हो। ये है ट्रेडिशनल गिनिंग प्रोसेस। ये क्या होता है, जब मशीन्स नहीं हुआ करती थी गिनिंग करने के लिए, तो ये ऐसे हैंड डिवाइस से ही गिनिंग किया करते थे, यानी कि सीड्स को अलग किया करते थे कॉटन में से। तो ये ट्रेडिशनल यूज़ है। अब ऐसी मशीन्स का यूज़ किया जाता है जिसमें कि बहुत बड़ी मात्रा में कॉटन्स अच्छे से साफ़ हो जाती हैं और टाइम भी कम लगता है। उन ट्रेडिशनल में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। ये एक और हमारी मशीन है। इसमें क्या करते हैं, पीछे बॉल डालते हैं, फिर ये एक ऐसे राउंड राउंड होता है और आगे की साइड में सीड निकलती जाती हैं और साफ़ कॉटन अलग होती जाती है। ये पीछे की, इसमें 2 सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि आप पीछे डालो और आगे की साइड में साफ़ होती जाती है। ये देखो, कॉटन बॉल्स विद सीड्स, देन आगे की साइड में एरो लगा हुआ है, सीड्स अलग हो रही हैं, ब्रशेज़ लगे हुए हैं और ये क्लीन कॉटन निकलती जा रही है। फिर उसमें से ये 2 सिलेंडर हैं, ये लिखा हुआ है, और नीचे कंटेनर फॉर कॉटन बॉल्स का कंटेनर विद, फिर नेक्स्ट है हमारा कंटेनर फॉर क्लीन कॉटन। इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो मशीन्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं गिनिंग प्रोसेस के लिए। ये गिनिंग के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा। फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। जब हम कॉटन बॉल्स को पिक्ड कर लेते हैं फील्ड में से, फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग।
तो वो जो कॉम्बिंग प्रोसेस दिखाई थी उसके द्वारा हम क्या करते हैं, फाइबर्स को अलग करते हैं कॉटन्स के और सीड को अलग करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। इस प्रोसेस को हम गिनिंग ऑफ कॉटन बोलते हैं। तो अगर हमें कोई सी भी कॉटन यूज़ करनी है, जैसे कि अगर हम मेडिकल में यूज़ कर रहे हैं या फिर कपड़े बनाने के लिए कॉटन को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले गिनिंग प्रोसेस होती है। उसके बाद यार्न बनते हैं, यानी कि बहुत लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं अगर हमको कपड़े बनाना है तो। पर अगर कपड़ा नहीं बनाना है तो इसी कॉटन को हम मेडिकल में यूज़ कर लेंगे और ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज़ किया जाता है कॉटन को। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। गिनिंग को जब कोई मशीन से हुआ करती थी तो ये हाथ के द्वारा ही किए जाते थे कॉम्बिंग प्रोसेस से। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। पर अब क्या होता है, मशीन्स भी यूज़ करी जाती हैं जिससे काम बहुत आसान हो गया है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि इसका यूज़ ही बहुत होता है कॉटन का हर जगह पर। तो इसके लिए मशीन्स बहुत ज़रूरी है। हाथ से देर में काम होता है और मशीन से जल्दी काम हो जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कॉटन कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि जूट हमें कहाँ से मिलता है, जूट की फार्मिंग कैसे होती है, इन सब के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जूट आपने देखा कहाँ पर होगा, देखो जो बोरे होते हैं जिसमें हम अनाज वगैरह भरते हैं वो होते हैं जूट के। रस्सियाँ जूट की होती हैं और इनको जो बैग हम बनाते हैं उसमें हम जूट का यूज़ करते हैं। तो जूट मटेरियल का समझ में आ गया कि किस किस चीज़ में हम जूट को यूज़ करते हैं। अब करते हैं सोर्स। जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट की स्टेम होती हैं उससे हमको जूट का फाइबर मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और इसको रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड वेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेट। जूट प्लांट को यानी कि काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है, जब इसमें फ्लावर्स उगना शुरू हो जाते हैं तब इसको हम काट लेते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। हमने क्या किया कि फ्लावरिंग स्टेज पे उसको कट कर लिया। उसके बाद स्टेम को एक बड़े से टैंक में पानी लेंगे, उसमें स्टेम को कुछ दिनों के लिए गलाएंगे। उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होने के बाद क्या होगा, स्टेम अलग हो जाएगी, रूट अलग हो जाएगी। फिर द स्टेम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। स्टेम रूट को और फाइबर्स को सेपरेट करेंगे हैंड। उसके बाद हमको जूट का फाइबर्स मिल जाता है। इसके बाद फिर हमको कोई भी इसकी मटेरियल बनाना होता है, बोरा बनाना है या बैग बनाना है, कुछ भी बनाना है तो हम उसके बना सकते हैं। देखो ऐसे जब हमने उसमें पानी के टैंक में उसको डाला स्टेम को, तो ऐसे करके उसको सुखाएंगे। फिर उसके बाद फाइबर अलग हो जाएगा, स्टेम अलग हो जाएगा सुखाने के बाद। ये हैं जूट के बोरे जो कि हम अनाज भरने के लिए यूज़ करते हैं। ये हैं जूट के बैग्स जो कि किसी भी सामान के लिए यूज़ किए जाते हैं। यार्न। अब देखते हैं यार्न क्या होता है। यार्न इज़ अ स्मूथ थ्रेड विच इज़ यूज्ड फॉर वीविंग और निटिंग फैब्रिक। यार्न एक थ्रेड होता है जो कि बुनाई वगैरह के काम में आता है। यार्न इज़ अ लॉन्ग थ्रेड विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। यार्न एक लंबा थ्रेड जैसा होता है जो कि फैब्रिक बना के काम में आता है। यार्न किससे बनता है, फाइबर से। यार्न से क्या बनते हैं, फैब्रिक। यार्न किससे बनता है, फाइबर से। और यार्न से क्या बनते हैं, फैब्रिक। फैब्रिक आर मेड ऑफ यार्न्स विच आर इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। ये वही हिंदी में लिखा हुआ है, यार्न फाइबर से बनता है और यार्न से फैब्रिक बनते हैं। देखो अगर आपको देखना है कि फाइबर से यार्न कैसे बनते हैं तो आप इसके लिए एक घर में एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे आप कोई भी रॉ मटेरियल लो, कॉटन ले लो या फिर एक ऊन ले लो, ठीक है। कॉटन ले लो, कॉटन को उसके छोटे छोटे धागे निकाल के यानी फाइबर निकाल के एक बाउल में इकट्ठा कर लो, ठीक है। इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, आपको एक एक फाइबर उठाना है और उनको ट्विस्ट करते जाना है। फिर जैसे जैसे आप उसको ट्विस्ट करोगे वो पतला होता जाएगा और लंबा होता जाएगा, एक थ्रेड बन जाएगा, वो फाइबर से थ्रेड बन जाएगा, वही होता है यार्न। देखो ये हैंडमेड है, इसे क्या बोलते हैं, हैंड स्पिंडल। इससे यार्न बना रहे हैं। ये छोटे छोटे ऐसे ऊन का वो लेते जा रहे हैं और गोल गोल घुमाते जा रहे हैं जिससे यार्न बन के तैयार हो जाएगा कॉटन से। ये इनको बोलते हैं हैंड स्पिंडल यानी कि तकली भी बोलते हैं इनको।
अगर ये ना हो तो आप हाथ से भी ट्विस्ट कर सकते हो, दोनों हाथों से और एक फिंगर और एक थंब, इन दोनों की हेल्प से भी आप ट्विस्ट कर सकते हो, तो यार्न बन के तैयार हो जाएगा। स्पिनिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाना, इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. इसमें हम कॉटन वुल लेंगे, उसे ट्विस्ट करते आएंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा? यार्न बन के तैयार हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, और उसके हमने वो भी देख लेते क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग। डिवाइस हम देख चुके हैं, हैंड स्पिंडल कैसा होता है, और है चरखा, जो आपने महात्मा गांधी से देखा होगा, सुना होगा, वो चरखा का यूज़ करते थे खादी कपड़े बनाने के लिए। तो वो स्पिनिंग वाली मशीन ही होती है जिससे वो कपड़े बनाते हैं, फाइबर से कपड़े बनते हैं वो स्पिनिंग कर करके। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। जब हम इसे लार्ज स्केल पर करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो हम स्पिनिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं। आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। स्पिनिंग के बाद यार्न जो है वो फैब्रिक बनने के लिए यूज़ होता है। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं हम, फाइबर मिलते हैं हमको, चाहे वो कॉटन का फाइबर हो या जूट का फाइबर हो। फाइबर मिलने के बाद क्या होता है, स्पिनिंग की प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम यार्न बनाते हैं। यार्न बन के रेडी हो जाते हैं, उसके बाद हम इससे अलग अलग तरीके के फैब्रिक बनाते हैं। कौन सा यार्न है उसी हिसाब से फैब्रिक बनता है उसका। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, वीविंग। वीविंग क्या होता है? देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न। यानी कि बहुत सारे तरीके होते हैं यार्न से, यानी कि एक लंबे थ्रेड से फैब्रिक बनाने के। ठीक है, द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नेटिंग। मगर जो दो मेन प्रोसेस हैं फैब्रिक बनाने के यार्न से, वो हैं वीविंग और निटिंग। तो इन दोनों को हम समझेंगे कि इन दोनों के प्रोसेस से हम वीविंग और निटिंग की मदद से फैब्रिक कैसे बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। इसका मतलब होता है कि कोई भी टू सेट्स ऑफ यार्न्स, यानी कि दो धागे हों हमारे पास, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनकी मदद से हम फैब्रिक कैसे बनाते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग। यानी कि टू सेट्स ऑफ यार्न से किसी फैब्रिक को तैयार करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है वीविंग। ठीक है, अब एक एक्टिविटी दे रखी है, उसमें समझाया गया है कि वीविंग कैसे होती है। ये है एक्टिविटी 5, जिसमें आपको वीविंग की मेथड बताई गई है कि जैसे अगर आप घर पे करना चाहो कि वीविंग कैसे होती है, ये करके देखना चाहते हो, तो आप घर पे करके देख सकते हो। तो क्या करना है आपको, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। 2 शीट्स के पेपर लेने हैं आपको डिफरेंट कलर के। कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सीट। जो आप सीट ले रहे हो अलग अलग पेपर की, उसमें क्या करना है आपको कि वो हर तरफ से इक्वल होना चाहिए। जैसे स्क्वायर की साइड इक्वल होती है सारी तरफ से, वैसे इसकी भी इक्वल होनी चाहिए। और 30 सेंटीमीटर ले रहे हो तो दोनों सीट की जो वो लेंथ और विड्थ है 30 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। 30 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। नाउ फोल्ड द सीट्स इनटू द हाल्फ। उसको हाल्फ में फोल्ड कर लेना है सीट को। वन सीट ड्रॉ लाइन्स, कट बोथ द सीट्स, और उन पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है along the dotted lines and then fold। फिर उसको दोबारा से फोल्ड कर देना है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये एक्टिविटी करनी है। ये हमारी वीडियो, ऐसे आपको 2 सेट्स ऑफ पेपर ले लेने हैं। ये अलग अलग कलर के नहीं मिले तो मैंने ऐसे ही ले लिए, इक्वल साइज़ के पर ये। तो ऐसे ऐसे करके आपको स्ट्रिप्स काट लेनी है। ये लाइनिंग के हिसाब से काटनी है, पर ये जो लाइनिंग थी बहुत पास पास थी, इसलिए मैंने जैसा काटा वैसे काट लिया। पर ऐसे आपको बराबर में स्ट्रिप्स में काटना है इसको, ऐसे काटते जाओ। जब ये स्ट्रिप्स आपकी कट जाती हैं तो दूसरे कागज़ को आपको बीच से फोल्ड करना है। बट ये स्ट्रिप्स आपको इसके अलग अलग नहीं करनी, बस बीच से कट लगाते जाने हैं, क्योंकि आप उसमें अच्छे से वीव कर सको उसको। फिर आपको इसको सीधा करना है कागज़ को, और इसको अंदर से एक गैप दे दे के ऐसे वीव करते जाना है, एक एक स्ट्रिप ले लेके। तो ये जो होता है ये यार्न के साथ करते थे पहले लोग, जो फैब्रिक बनाना शुरू हुआ था
तब वैसे वीविंग की मेथड जो है वो यार्न के साथ करते थे। यार्न का धागा जो वीविंग के लिए थोड़ा मोटा लिया जाता था, पर इसमें क्या हम कागज़ के साथ कर रहे थे, इसमें अच्छे से नहीं उगता। फैब्रिक के साथ बहुत अच्छे से कर लेते थे। इसकी मशीन्स आती हैं अब तो करने के लिए, ताकि वो टाइट भी हो जाती है। अगर हाथों से करते तो टाइट नहीं हो पाती, मगर मशीन्स के द्वारा करते हो तो अच्छे से हो जाती है। तो ऐसे करके ये हो गया हमारा। आई होप कि आपको वीडियो से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीविंग की एक्टिविटी क्या दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, ऐसे ही करके वीविंग की मेथड से फैब्रिक बनाए जाते हैं। इन अ सिंपलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। जिस तरीके से आपने वीविंग की प्रोसेस वो पेपर के साथ करी थी, ऐसे ही आपको यार्न के साथ करनी है। तो क्या होगा कि फैब्रिक बन के तैयार हो जाएगा। द yarn आर मच थिनर देन योर पेपर स्ट्रिप्स। जो पेपर स्ट्रिप्स हमने बनाई थी, इनसे जो हमारा यार्न होता है वो थोड़ा पतला होता है। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय लूम्स। इसलिए जो हम जो वीविंग करते हैं यार्न की, वो लूम्स के द्वारा करी जाती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटर और पावर ऑपरेटर। ये जो लूम्स होते हैं वो पावर ऑपरेटर भी होते हैं और हैंड ऑपरेटर भी होते हैं। इसके एक पिक्चर दिखाऊंगी कि लूम्स होते कैसे हैं। देखो, ये है लूम्स, जिसे हम हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके द्वारा हाथ से जो होती है वो वीविंग की जाती है अलग अलग यार्न्स को लेकर। तो ये है हमारा वीविंग लूम्स। आई होप कि आपको वीविंग अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं निटिंग। निटिंग क्या होता है? निटिंग, इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। जैसे वीविंग में हम क्या कर रहे थे, 2 और 2 से ज़्यादा यार्न का हम यूज़ करते हैं, बट निटिंग में क्या करते हैं, एक ही यार्न का यूज़ करते हैं। एक ही यार्न को यूज़ करके हम बड़ा सा फैब्रिक तैयार करते हैं। अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेव्ड। जैसे जो सिंगल यार्न से बने हुए होते हैं, तो आप उनको अब उसके बने हुए फैब्रिक को उधेड़ना शुरू करो तो एक सिंगल यार्न आपको मिल जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी निटिंग होती है वो सिंगल यार्न से मिलकर फैब्रिक तैयार होता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लॉथ्स आइटम्स आर मेड ऑफ निटिंग फैब्रिक्स। सॉक्स हो गए हमारे, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे मफलर हो गया, स्वेटर हो गए, जो हमारी दादी नानी बनाया करती थी वो स्वेटर सारे निटिंग प्रोसेस से ही बनते थे। ये बुनाई जो होती है स्वेटर वगैरह की, ये सारी निटिंग प्रोसेस से ही होती है। जैसे आप देखना, वो सिंगल थ्रेड ऊन का गोला लेती हैं, निटिंग करती जाती है और एक हमारा स्वेटर बन के रेडी हो जाता है। तो वो एक सिंगल यार्न से ही करा उन्होंने। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग। निटिंग इज़ डन बाई हैंड ऑल्सो ऑन मशीन। निटिंग को हम हाथों के द्वारा भी करते हैं और मशीन्स के द्वारा भी करते हैं। बट जो मशीन्स के द्वारा हम निटिंग करते हैं वो क्या होता है, थोड़ा टाइट होता है। आप बाज़ार के स्वेटर को देखना, थोड़ा टाइट होता है और हवा कम पास होती है उसमें से। जो हाथ के बने हुए होते हैं, वो घर के स्वेटर को देखना, उसमें थोड़ा लूज़ होगा वो, और उसमें से हवा भी पास हो जाती है थोड़ी थोड़ी। इस वजह से ज़्यादातर लोग बाज़ार का प्रेफर करते हैं। आई होप कि आपको वीविंग और निटिंग अच्छे से समझ में। हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इसके बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइज रह जाएगी, एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक था, इस वजह से हमने नेक्स्ट वीडियो के लिए रख लिया। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। इसमें थोड़ी स्टोरी सी है जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्लॉथिंग मटेरियल की शुरुआत कैसे हुई। पहले लोग जब क्लॉथ्स नहीं हुआ करते थे, जब उनको फाइबर्स के बारे में नहीं पता था, तो वो कैसे क्या करते थे। सबसे पहले जब ह्यूमंस को फाइबर्स के बारे में नहीं पता था, तो पहले प्लांट बहुत हुआ करते थे। तो उनको क्या, लीव्स को निकाला प्लांट से और उनको जैसे तैसे, उनको जैसे समझ में आया उसको लपेट लिया। उनको ये नहीं था कि कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है। बस उनको ये था कि अगर ठंडी लग रही है तो उनको ठंडी से बचना है, गर्मी लग रही है तो गर्मी से बचना है। और शरीर के जिस भी हिस्से में गर्मी लग रही है या फिर सर्दी लग रही है, उसी हिस्से में वो क्या करते थे, उस लीव्स को लगा लेते थे। पर लीव्स क्या होता है, कुछ दिनों बाद सूख के झड़ जाती थी, तो लीव्स से उनका काम नहीं चलता था। वो बहुत परेशान रहते थे कि लीव्स तो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले लोग एनिमल्स को खाया करते थे। जब उनको फूड के बारे में ऐसी जानकारी नहीं थी तो वो एनिमल्स को खाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि एनिमल्स के ऊपर ना फर लगे हुए होते हैं,
तो उन्होंने वो एनिमल्स के फर को लिया, यूज़ करना शुरू करा। अब लीव्स क्या होती हैं, वो तो सूख के झड़ जाती हैं, मगर जो एनिमल के फर होते हैं वो जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही बने हुए रहते हैं। तो उन्होंने उस फर को अपनी बॉडी पर यूज़ करना शुरू करा, तो उससे उनको गर्माहट महसूस होने लग गई और वो बेकार भी नहीं होते थे लीव्स की तरह, और उनको वो लीव्स से ज़्यादा सॉफ्ट भी लगता था। जब उनको फर अच्छा लगने लग गया तो उन्होंने उसे अपने शरीर पर लपेटना शुरू कर दिया। जैसे लीव्स को लपेटते थे, जहाँ पर सर्दी लग रही है वहीं पर लपेट लिया, ऐसे ही ये फर को लपेट लेते थे। जहाँ पर हमको ठंडक चाहिए लग रही है तो गर्माहट के लिए उसी जगह पर, उसी बॉडी के हिस्से पर उन्होंने उसको लगाना शुरू कर दिया। फिर जब इंसानों ने एग्रीकल्चर लैंड बनाना शुरू करे तब उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया फाइबर का। ये बहुत आगे की बात है, बीच में भी बहुत सारे काम हुए थे क्लॉथिंग को लेकर। जब और डेवलपमेंट हुए तो उनको समझ में आया कि जो कॉटन है इसको अगर हम स्ट्रेट करेंगे तो ये फैब्रिक बन जाता है। फैब्रिक बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े कपड़े बनाना शुरू करे तरह तरह के, जैसे विविंग मेथड से, नेटिंग मेथड से। एंशियंट टाइम पर जो लोग गंगा के किनारे रहते थे वो कॉटन का यूज़ करते थे, तब तक निडल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ये क्या करते थे, जो भी फैब्रिक बनाते थे उसे कैसे भी लपेट लेते थे। जैसे कि हमारी साड़ी, वो एक फैब्रिक ही तो है, उसे कोई भी स्टिचेस करके सिला नहीं गया है किसी भी शेप में, उसको बस पहने जाता है। तो ऐसे ही ये लंबे लंबे फैब्रिक बनाते थे और उसको जैसे अपनी मर्जी होती थी वैसे लपेट लेते थे। आज से बहुत साल पहले की बात है जब सबसे पहले सुई की खोज हुई थी। तो वो कैसे हुई थी, वो एक बर्ड की बोन से बना हुआ था। उस बर्ड की बोन से थोड़ा बहुत क्लॉथ को डिज़ाइन किया गया। फिर इन्वेंशन होते होते अब तो निडल का साइज़ और शेप बहुत ज़्यादा पतला और शार्प हो गया है, जिससे हम अच्छी अच्छी डिज़ाइन दे सकते हैं क्लॉथिंग को। अब जो है फैब्रिक हमको लपेटने नहीं पड़ते जैसे पहले लोगों को लपेटने पड़ते थे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल क्या थी। सबसे पहले लोग पत्ते से शुरुआत करी थी उन्होंने, और अब जाकर अब तो आपको पता है कितने तरह तरह के फैब्रिक बन गए हैं अलग अलग तरीके के, जहाँ पर जो लोग जैसे रहते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं उस तरीके के क्लॉथ बन गए हैं। जैसे हमारी कंट्री में वैरायटी ऑफ फूड हैं, ऐसे ही वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल भी हैं और क्लॉथिंग डिज़ाइन भी हैं। जैसे कि साउथ इंडियन में देखो, धोती पहन लेते हैं नीचे वाइट कलर की और एक कंधे पर गमछा सा डाल लेते हैं। पंजाबी लोग जो होते हैं वो पगड़ी बांध लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, नीचे ऊपर कुर्ता पहन लेते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की ड्रेसेस बनना शुरू हो गई जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया। It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animals' skin and fur to cover themselves। ये वही लिख रहा है कि जब पीपल स्टार्टिंग में क्या करते थे कि बार्क यूज़ करते थे, ट्री की लीव्स यूज़ करते थे, स्किन्स यूज़ करते थे एनिमल्स की, और उनको फर यूज़ करते थे अब खुद को कवर करने के लिए। सेकेंड है, after people began to settle in agriculture's community, they learned to weave twigs and grass into mats and basket। जब वो एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आए तो उन्हें ये समझ आया कि ग्रास को भी यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि मैट्स बना सकते हैं हम, बास्केट्स बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ग्रास को लिया, ग्रास को ऐसे ही ट्विंग करना शुरू करा, और जैसे जैसे वो ट्विंग करते गए तो एक यार्न तैयार हो गया ग्रास का, और उस यार्न के साथ उन्होंने उसकी मैट्स बनाए, बास्केट्स बनाए और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई। सिल्क का भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सिल्क का इन्वेंशन काफ़ी सालों बाद हुआ था, जब उनको ये पता चल गया था कि फ़ाइबर क्या होते हैं और कॉटन से भी हम फाइबर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था। उसके बाद सिल्क का इन्वेंशन हुआ था बहुत सालों बाद। एक बार क्या हुआ था कि चाइना की जो उनकी क्वीन थी वो अपने गार्डन में बैठ के चाय पी रही थी, तो एक सिल्क का कोकून आके उनके कप में गिर गया, तो उसमें से उनको फाइबर्स दिखे। तो उन्होंने उन फाइबर्स को ट्विंग करना शुरू करा, यानी कि वीव करना शुरू करा, तो एक लंबा थ्रेड बन के तैयार हो गया जो बहुत ही ज़्यादा शाइनी था। फिर उन्होंने ढूंढना चालू किया कि ये जो फाइबर है ये कहाँ से आया है। फिर उनको पता चला कि ये एक छोटे से कैटरपिलर की मदद से बनता है।
तो फिर वहाँ से कहानी शुरू हुई सिल्क के बनने की। आजकल तो बहुत सारे कपड़ों में सिल्क का यूज़ किया जाता है ताकि कपड़ों में शाइनिंग बनी रहे, क्योंकि जो प्योर कॉटन होता है, जो प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं वो शाइनी नहीं होते ज़्यादा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल क्या था, सिल्क की कैसे खोज हुई थी। आज हमारा क्लास 6 का चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, फाइबर टू फैब्रिक। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।